हेलो बच्चों। तो आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक जो है पूरा ख़त्म कर लिया होगा और कल उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे और डाउट भी क्लियर कर लिए होंगे, जैसा कि वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा वॉल्यूमेट्रिक का। राइट, आज हम लोग को डील करना है, एक नया चैप्टर है, एनसीईआरटी 11th का चैप्टर है, दैट इज गैसियस स्टेट। लेकिन उसके पहले मैं आपसे फिर बताना चाहूंगा, हम लोग बात करेंगे HW की। देखिए बेटा, 29 तारीख से आपका टेस्ट सीरीज चालू हो रही है और ओमेगा के टेस्ट पेपर में टोटल 15 टेस्ट है, 12 + 3, 12 चैप्टर वाइज टेस्ट है और 3 जो है वो मेजर टेस्ट है। 29 तारीख को जो पहला टेस्ट होगा शेड्यूल आपको मिल जाएगा एक आध दिन के अंदर। 29 तारीख को जो केमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें IUPAC है, आइसोमेरिज्म है और रेडॉक्स रिएक्शन। राइट, जो हमारे न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट हैं उन्होंने, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपसे बोला था कि 21 नवंबर तक IUPAC खत्म करना था। तो मेरे ख्याल से IUPAC आपने खत्म कर लिया होगा। अब जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है, जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया है, हम आपको पूरा समय दे रहे हैं 28 नवंबर तक, 7 दिनों का समय है। आपको आइसोमेरिज खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई न्यूली ज्वाइन जो बच्चे हैं जिन्होंने ये पहले नहीं पढ़ा था, अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है मेरे को, तो उनके पास आज का दिन मिला के लगभग 7-8 दिन है। आराम से आइसोमेरिज्म धीमे धीमे अपनी क्षमता अनुसार उसको खत्म करें। करंट टॉपिक भी पढ़ना है जो आज चालू होगा, गैसेस स्टेट, और थोड़ा थोड़ा आपको पीछे का भी पढ़ना है, आइसोमेरिज्म। ये आपने कर लिया, ये आपका तैयार हो गया, ये आप कर ही लोगे, 28 तारीख तक तैयार हो गया। और ये भी मैं शायद आपको करवा चुका हूं, पूरा काम आपका खत्म हो गया। अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ लें, उनको अपनी प्रिपरेशन इस प्रकार से करनी है कि 28 तारीख तक वो एक बार इन सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर ले, ठीक है। IUPAC आल्दो में करवा चुका हूं आप लोगों को 1-2 बार, आइसोमेरिज्म भी मैं आपको शायद करवा चुका हूं, रिडॉक्स रिएक्शन आपको शायद मैंने रिवीजन नहीं करवाया है, सिर्फ पढ़ाया था। तो आप लोगों को अपने शेड्यूल को ऐसे बनाना है कि आप इन तीनों चैप्टरों को 28 तारीख तक एक बार रिवाइज कर लें। कुछ ऐसे रिवाइज कर लें कि आप इनके क्वेश्चंस भी लगा सकें, 50-60 सवाल, 50-60 सवाल, 50-60 सवाल। तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई कैसे क्या करना है। नए बच्चे जो हैं उनको तो आइसोमेरिज्म 1 by 1 धीरे धीरे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उनको इन 7-8 दिनों को ऐसे बांटना है कि आप इन तीनों चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कर लें। ओके बेटा, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैसियस स्टेट, न्यू चैप्टर्स आपके सामने आ रहा है, तो मैं इसको हटाना चाहूंगा, ठीक है। आइए, तो हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है, स्टेट ऑफ मैटर। बेटा आपको मालूम है मैटर का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, हम लोग उसे कहते हैं मैटर। हमारे चारों तरफ मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एग्जांपल के तौर पर H2O, बर्फ तो सॉलिड है, पानी तो लिक्विड है, और वेपर की बात करें तो गैस है। ओके, तो जितने भी मैटर बेटा हमारे पास है वो 3 स्टेटों में है, सॉलिड स्टेट,
लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है, देखिए बेटा, सॉलिड स्टेट जो होता है इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर माइग्रेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही बेटा कारण होता है कि सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस मार्कर को देख लो, ये सॉलिड है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक स्थान पर फिक्स है, माइग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इस पेन को मैं हाथ में पकड़ूं तो भी इसकी शेप यही रहेगी और मैं जेब में डाल लूं तो भी इसकी शेप यही रहेगी। मतलब सॉलिड का ना वॉल्यूम चेंज होता है और ना ही उसकी शेप चेंज होती है, फिक्स होता है। हाँ, बहुत ज्यादा बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो सॉलिड के जो ये पार्टिकल होते हैं अपनी जगह को तो छोड़ के नहीं जा सकते, हाँ अपनी मीन पोजीशन पर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं बस, लेकिन छोड़कर माइग्रेट नहीं कर सकते। अगर बेटा मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या होता है, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। चूंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इनके पार्टिकल जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी का वॉल्यूम उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर दूध वाले भैया से 2 लीटर दूध लें तो दूध आप जग में लो तो भी 2 लीटर रहेगा, भगोने में लो तो भी 2 लीटर रहेगा, लेकिन जग में लेने पर उसका शेप जग के जैसा हो गया और भगोने में लेने पर उसका शेप भगोने के जैसा हो गया। तो शेप तो बदला लेकिन वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट इज लिक्विड स्टेट। और गैसियस स्टेट का तो कहना ही क्या बेटा, इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है। मतलब गैसियस स्टेट इज द मोस्ट रैंडम स्टेट। गैसियस स्टेट इज द मोस्ट रैंडम स्टेट। ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना इनका शेप फिक्स होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी मैटर हो वो 3 स्टेट में पाया जाता है। अगर H2O का एग्जांपल ले लें तो बर्फ इज द सॉलिड स्टेट, पीने वाला पानी इज द लिक्विड स्टेट और जो वेपर होगी वो गैसियस स्टेट। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा ये तीनों स्टेट जो होती हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लिख लो। आज हम लोग अपने इस चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर में डिटेल डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट और उनसे संबंधित लॉस को। तो आइए, गैसियस स्टेट चालू करने से पहले जैसा कि मैंने बोला
कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको चेंज करके हम स्टेट को बदल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में हम आपको बताएं। तो सुनिएगा, मैं इसको हटाना चाहूंगा। ओके ओके बेटा, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में। देखिए बेटा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस साल, मैं यहां पर सिर्फ आपको बताना चाहूंगा प्रेशर की यूनिट के बारे में। तो याद रखिएगा, प्रेशर की सबसे पॉपुलर यूनिट जो केमिस्ट्री में यूज होती है, दैट इज एटमॉस्फेयर। एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm of Hg is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और भी कई सारी यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर। ओके, तो ये कुछ यूनिट के कन्वर्जन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर mm में प्रेशर दिया जाए और आपको उसको एटमॉस्फेयर में बदलना हो, तो आप 760 से डिवाइड कर देंगे तो वो एटमॉस्फेयर में बदल जाएगा। 500 mm Hg प्रेशर था, बताइए एटमॉस्फेयर में कितना होगा? तो 500 में 760 से डिवाइड कर देंगे, एटमॉस्फेयर में बदल जाएगा। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो आप याद रखिएगा, आपके ये यूज होंगे जब आप सवाल लगाएंगे। ठीक है। आफ्टर प्रेशर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। जैसा कि मैंने अभी भी बोला, वो मैं लिखवाना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में गैस भरी होती है वो उसी कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। 5 लीटर के बर्तन में हमने ऑक्सीजन गैस को भर दिया, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी हम 5 लीटर ही मानेंगे। ओके, अच्छा, बात करें यूनिट कन्वर्जन की, तो सबसे पॉपुलर यूनिट जो यूज होगी केमिस्ट्री में वो लीटर है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को शॉर्ट में सीसी और इसी को शॉर्ट में हम ml लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन है। जो डेसीमीटर क्यूब होता है वही बेटा ध्यान रखिएगा लीटर होता है। 10 डेसीमीटर क्यूब 10 लीटर, 100 डेसीमीटर क्यूब 100 लीटर। क्लियर? और सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में सीसी लिख देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं ml। ml का मतलब मिलीलीटर। ठीक है। आइए, प्रेशर और वॉल्यूम के बाद आप इसको लिख लीजिए, हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की। थोड़ा सा बताएंगे टेम्परेचर के बारे में। थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, अगर बेटा बात करें टेम्परेचर की, देखो सबसे पहली बात, हम लोग यूजली टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, तो उसमें 273 को आप ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा। केल्विन वाले टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, और डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को हम स्मॉल टी से लिखते हैं। ओके,
अच्छा, सुनना बेटा, ये सारी चीजें हमने बेसिक बातें आपको बताई। स्टेट ऑफ मैटर 3 प्रकार का था जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल थे विद द चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स बताई, उनके इंटर कन्वर्जन्स बताए। अब हम लोग जा रहे हैं अपने गैसेस स्टेट में अंदर की तरफ। तो सुनिए, सबसे पहले मैं गैसेस स्टेट में आपको पढ़ाना चाहूंगा आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, इट इज बेस्ड ऑन बॉयल्स Chall's and Edmonton's law। आइडियल गैस इक्वेशन बॉयल, चार्ल्स और एडमंटन्स लॉ पर बेस्ड होती है। आप जब भी बेटा किसी किताब को पढ़ेंगे, कोई किताब देखिएगा, गैसेस स्टेट का चैप्टर खोलिएगा, उसमें पहले बॉयल्स लॉ लिखा होगा, फिर चार्ल्स लॉ लिखा होगा, फिर एडमंटन्स लॉ लिखा होगा, और फिर इन तीनों की हेल्प से उसने आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया होगा। हम लोग कोई बोर्ड का पेपर देने नहीं जा रहे कि बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करिए 2 नंबर, नहीं। हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए मैं किताबी तरीके से ना पढ़ाकर मैं थोड़ा रिवर्स तरीके से आपको पढ़ाना चाहूंगा। मैं इन लॉ से इसको डिराइव नहीं करूंगा, मैं इस इक्वेशन से इनको डिराइव करूंगा। ऐसा करने से बहुत हेल्प मिलती है और हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको याद करना है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। शायद ये क्लास 8th से आपको याद है, PV इज इक्वल टू nRT। हमारे टाइम पर तो शायद ये 9th क्लास से आया था, हो सकता है आजकल के बच्चों में 8th क्लास में आ गई हो। PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, यहां पे बेटा P क्या है? ऑफ कोर्स प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर इन केल्विन, और R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट इज R? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं बहुत जोर दे के एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस R की वैल्यू क्या रखते हैं। देखिए बेटा, R की जो बेटा वैल्यू होती है वो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट पर डिपेंड करती है। जैसे अगर R की वैल्यू आप रखते हैं 0.0821, तो ये तब पॉसिबल है जब प्रेशर रखो एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम रखो लीटर में। अगर इनकी यूनिट आप चेंज करोगे तो आप R की ये वैल्यू नहीं रख सकते। R की बड़ा दूसरी वैल्यू होती है 8.314 एंड दिस इज द SI वैल्यू ऑफ R, मतलब जूल में आता है। मतलब R की वैल्यू 8.314 तब रखोगे जब प्रेशर रखो आप SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम भी रखो आप SI में मीटर क्यूब। ध्यान न दीजिएगा, प्रेशर रखा SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम रखा SI में मीटर क्यूब, इससे ये कट गया न्यूटन मीटर। न्यूटन बोले तो फोर्स, मीटर बोले तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब व्हाट इज दिस? दिस इज वर्क। और वर्क की यूनिट क्या होती है SI में? जूल। आप सोच रहे होंगे सर ने क्या पढ़ाना चालू कर दिया। एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था
कि मैंने यहां पर जूल क्यों लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब। तो मैंने आपको ये दिखाया कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज एक्चुअली एनर्जी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज एक्चुअली एनर्जी, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा ई का यूनिट वही होता है जो P इंटू V का यूनिट होता है। ये ध्यान रखिए। ओके, आपको सब लिखना नहीं है, बस वो समझाने के लिए मैंने बताया कि E का यूनिट वही होता है जो P इंटू V का यूनिट होता है। कहने का बड़ा मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर लीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। तुम लोग एनर्जी का यूनिट जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ते हो। एटमॉस्फेयर लीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी बिकॉज P इंटू V का यूनिट वही होता है जो एनर्जी का यूनिट होता है। तो अगर आपको दिखाई पड़े कि किसी फार्मूले में R आया है, सभी लोगों का वैल्यू SI में रखा है, तो R का वैल्यू आप कितना रखोगे? 8.314। R की बेटा एक वैल्यू और होती है 2 कैलोरी में। अगर एनर्जी के किसी फार्मूले में R आया है और एनर्जी को अगर आप रखते हो कैलोरी में, तो R की वैल्यू आप रखोगे 2। फॉर एग्जाम्पल E बराबर क्या होता है? शायद कहीं फार्मूला पढ़ा हो, 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो अगर ये एनर्जी आपने जूल में रखी तो R की SI वैल्यू, अगर ये एनर्जी आपने कैलोरी में रखी तो R की जगह 2, और अगर ये एनर्जी आपने एटमॉस्फेयर लीटर में रखी तो R की वैल्यू 0.0821। ओके, आई होप आपको R का महत्व समझ में आया। अब मैं जो बेकार की चीजें हैं उनको हटा दे रहा हूं। ये भी हट गया है, ये लिख लीजिएगा आप अपने हाशिए पर, और ये भी हमारे किसी काम का नहीं। ओके, चलिए, तो हमारे काम का इतना था। आइडियल गैस इक्वेशन बेस्ड ऑन बॉयल, चार्ल्स एंड एमंटन्स लॉ। PV इक्वल टू nRT। R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यूज होती हैं 0.0821, 8.314 और 2। ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करेगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम का यूनिट क्या है। हमारी केमिस्ट्री में बेटा 100 में से 90 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो 90 क्वेश्चनों में आपको ये वाला वैल्यू रखना होता है। प्रेशर यूजली बेटा एटमॉस्फेयर में होता है और वॉल्यूम यूजली बेटा लीटर में ही दिया जाता है। ओके, आप देख लीजिएगा, ये दोनों वैल्यूज मेनली बेटा यूज होती हैं जब R के साथ एनर्जी का टर्म आता है। ओके, अगर एनर्जी रखोगे जूल में तो R की SI वैल्यू ये रख देना, एनर्जी रखोगे कैलोरी में R की SI वैल्यू ये रख देना। ओके, आइए, जब मैं आइडियल गैस इक्वेशन आपको पढ़ा देता हूं तो यहां पर देखिए, मैं एक पॉइंट आपको पढ़ाना चाहूंगा। इसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा, जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, सुनना। फॉर गिवन mass of a gas, for given mass of a gas, समझिए बेटा। देखिए बेटा, गिवन मास बोलने का मतलब होता है वेट आपने फिक्स कर दिया, मतलब कांस्टेंट, और ऑफ ए गैस का मतलब है आपने गैस को भी कांस्टेंट कर दिया,
और गैस को कांस्टेंट करने का मतलब है गैस को फिक्स कर दिया, मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, फिक्स। मैंने बोला एक वेसल है, क्लोज कंटेनर है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस भरी है। अब समझना, अब तुम इस कंटेनर को गर्म कर दो चाहे ठंडा कर दो, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएगी क्या? नहीं ना, मतलब गैस तो हाइड्रोजन ही रहेगी, मॉलिक्यूलर वेट तो 2 ही रहेगा। तुम कितना भी गर्म करो या कितना भी ठंडा करो, अगर बर्तन बंद है तो हाइड्रोजन का वेट तो 2 ही ग्राम रहेगा। मतलब जब मैंने आपसे कहा कि तुम्हारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब मैंने आपसे बोला कि गैस का वेट भी फिक्स हो गया, गैस का मॉलिक्यूलर वेट भी फिक्स हो गया। आपको मालूम है एन का मतलब होता है मोल्स, मोल्स का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब वेट भी फिक्स, मॉलिक्यूलर वेट भी फिक्स, तो गारंटी है मोल भी क्या होगा, फिक्स। फिक्स बोलो या कांस्टेंट बोलो। तो देखिए, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताई। अक्सर जब हम लोग गैसियस स्टेट के क्वेश्चन लगाते हैं तो हम लोग को ये सेंटेंस क्वेश्चन में मिलता है, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस। तो इस सेंटेंस का मतलब ही होता है कि आपने मोल्स क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक, सुनिएगा, सुनना बेटा। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, तुम बताना, जब तुमने गैस को फिक्स किया तो मोल फिक्स हो गया, आर जो होता है वो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो पीवी अपॉन टी कांस्टेंट हो गया। और पीवी अपॉन टी अगर कांस्टेंट है तो इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, बिल्कुल लिख सकते। मतलब अगर कभी इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हो फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, तो ये अंडरस्टूड है कि आपकी इक्वेशन बनेगी Pv अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट, तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपसे पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। क्या ये इक्वेशन बेटा आपको याद करनी है? नहीं, आप इतना लिखिए, हम आपको भी बहुत कुछ बताते हैं और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। एक छोटी सी बात मैंने आपको पहले कॉपी पे लिखवाना जरूरी समझा, और अब मैं इसके बाद कुछ बातें बताऊंगा तो सिर्फ आप सुनिएगा। कैसी पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की? तुम लोग दिखाई नहीं पड़ते हो, बड़ा साला कभी कभी नीरस सा लगता है ऑनलाइन में पढ़ाने का, दिखाई नहीं पड़ते हैं बच्चे। वो एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, कैमरे को देख देख के बुलाओ, कैमरे को देख देख के बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग ही कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग, ऑनलाइन में तो शूटिंग ही हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो काम दिया है वो काम करना है। मैंने अगले 7 दिन पुराने बच्चों के ऊपर छोड़ दिए हैं। इन 7 दिनों में आपको आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, रेडॉक्स रिएक्शन अपने अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाकर क्वेश्चन के साथ आपको पूरा करना है। जो नए बच्चे हैं उनको काम क्या दे दिया है, 28 तारीख तक वो आइसोमेरिज्म अपना खत्म कर ले। पीछे की चैप्टर्स मैंने सारे रिवाइज करवा दिए हैं, देखिए, है ना। अब मोल हो चुका है, आईयूपीएसी हो चुका है, रेडॉक्स रिएक्शन हो चुका है, पीरियोडिक बचा है और केमिकल बॉन्डिंग बचा है, इसके बाद करवा देंगे। ओके, लिख लिया? चलो अब जरा पेन बंद करो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। लिखना नहीं है, इसके नीचे एक सवाल करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले कुछ सीखते हैं। क्या? देखो देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना,
गैसियस स्टेट में आइडियल गैस हो या आइडियल गैस जहां से डिराइव हुई है, बॉयल, चॉल्स और एमंटन्स हो, इन पर बेटा कोई भी सवाल आए तुम्हें कुछ याद नहीं करना। तुम सबसे पहले लिख दिया करो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। सुनना, जैसे ये लिख दिया। अब बेटा क्वेश्चन जिस जिस चीज को कांस्टेंट कर दे आप उसको कैंसिल कर दो और जो बचे उसको पकड़ के इस प्रकार की इक्वेशन बना दिया करो। जैसे मैंने बोला फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सुनना, गिवन मास ऑफ ए गैस मतलब n कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट, R जन्म से कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इक्वेशन क्या बन गई? V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। खत्म हो गई बात बेटा, खत्म। मान लो ये हटा सकते हैं ना, यहां करते हैं, सर लिख तो यही लिए आप लोगों ने, ठीक, हटा सकते हैं। मान लो मैंने बोला फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सुनना, हमने आइडियल गैस रखा, गिवन मास ऑफ ए गैस का मतलब n कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट क्वेश्चन ने बोल दिया, ये जन्म से कांस्टेंट, तो PV क्या हो गया? कांस्टेंट। इक्वेशन बोलो, P1 V1 बराबर P2 V2। बड़ा कोई आपत्ति बड़ा किसी बच्चे को? तो इस प्रकार से देखो हम लोग कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ याद करे। तो आइए एक सवाल इसके ऊपर किया जाए जो मैंने अभी आपको सिखाया। चले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ा सा बैलून है और ये बैलून जमीन पर रस्सी से बंधा हुआ है। अच्छा, इस बैलून में हाइड्रोजन गैस भरी है, इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और इस समय इसका वॉल्यूम है 12,000 लीटर। धोखे से इस बैलून को पकड़ मत लेना, तुमको लेके उड़ जाएगा। 12,000 लीटर समझते हो? आपके घरों में छत पर जो पानी की टंकी रखी होती है 500 लीटर या 1000 लीटर की होती है, ये 12,000 लीटर, बहुत बड़ा बैलून है ये। अच्छा, सवाल आया, हमने इसकी रस्सी को काट दिया, जब काटा तो हाइड्रोजन गैस भरे होने के कारण ये बैलून हवा में उड़ते उड़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है -23 डिग्री सेल्सियस। बताइए जरा यहां पर इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने पूछा। सुनना, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूं, जब सेल्सियस में टेम्परेचर को लिखते हैं तो कैपिटल T नहीं बनाते हैं, स्मॉल t बनाते हैं। अच्छा, अब सुना बेटा, एक बात बताओ, गैस तो अंदर हाइड्रोजन ही भरी है, मतलब गैस भी फिक्स है और उसका जो वेट इसके अंदर भरा होगा वो भी फिक्स होगा। तो हम ये तो समझ सकते हैं जब ये बैलून हवा में ऊपर गया होगा तो मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे? फिक्स। बाकी प्रेशर भी चेंज हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा। तो हमने किया समझना पड़ा मेरी बात, एक भी पॉइंट याद नहीं करेंगे, यूजिंग PV = nRT, हमने इसका यूज किया। अच्छा,
मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो आपका फार्मूला क्या डिराइव हो गया, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। आप एक को सिचुएशन 1 मान लिया करो और एक को सिचुएशन 2 मान लिया करो और वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। करें, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहां पे कर रहा हूं। P1 1, V1 12,000 अपॉन T1, हम लोग टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं हमेशा, ये 27 डिग्री है, 273 जोड़ोगे 300 आएगा बराबर। P2 की वैल्यू 0.5, V2 आपको निकालना है और T2 की वैल्यू 273 जोड़ोगे 250 आएगा। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सुबह ही सुबह अभी पढ़ा के आया हूं मैं ऑफलाइन में, तो मुझको आंसर याद है 20,000 लीटर। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से यही आएगा ना, हाँ 150 देख लीजिए, यही आएगा, बच्चे ने आंसर बताया था, यही आएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए सवाल कितना आसान था। अगर आपको तरीका मालूम है, हम लोग कभी कुछ भी याद नहीं करते हैं, जो चीज कांस्टेंट होती है हम उस चीज को कैंसिल कर देते हैं, बची हुई चीज को पकड़कर हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपका हमने आइडियल गैस इक्वेशन पर कराया। समझना बेटा मेरी बात, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ओके, अच्छा, अब आइए अगेन एक बार आपको आगे लेके चलते हैं। अगेन यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। यहां पर n क्या होता है, मोल्स, तो मोल्स को ओपन करिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। वेट ग्राम में होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले जाओ, वॉल्यूम को इधर ले आओ, PM बराबर W अपॉन VRT। आपको मालूम है वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो PM बराबर DRT। जानते हो बेटा, ये भी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन ही कहलाता है। ये भी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन ही कहलाता है, बस ये वाला जो फॉर्म है वो वॉल्यूम और वेट के टर्म्स में है और ये वाला जो फॉर्म है वो डेंसिटी के टर्म्स में है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बोला था कि R की वैल्यू 0.0821 कब होती है, जब प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम होता है लीटर। ध्यान रखना, तो प्रेशर तो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम दिखाई नहीं पड़ा, दिखाई पड़ रहा है डेंसिटी को ध्यान से देखो, इसकी यूनिट होनी चाहिए ग्राम पर लीटर। तो यहां से वॉल्यूम मिल गया लीटर में, प्रेशर दिखाई पड़ रहा एटमॉस्फेयर में, तो आर की वैल्यू रखोगे 0.0821। तो ये भी बेटा आपका आइडियल गैस इक्वेशन है वॉल्यूम के टर्म्स में, और ये भी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन है डेंसिटी के टर्म्स में, PM इक्वल टू DRT। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूं आपको ये भी याद होना चाहिए और आपको ये भी याद होना चाहिए। यही दो इक्वेशन से बेटा जो याद करेंगे तो फायदा मिलेगा, इसके अलावा कुछ और मत याद करिएगा, ना बॉयल्स लॉ, ना चॉल्स लॉ और ना एमंटन्स लॉ।
ठीक है, आइए क्यों ना इसके ऊपर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीएम इक्वल टू डीआरटी, ये दोनों कहलाती हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइए इसके ऊपर सवाल करते हैं। आज मैं सवाल लिख के नहीं ला पाया, तो मेरे मोबाइल में सवाल पड़े हुए हैं, आइए जरा देखते हैं। इसके ऊपर एक सवाल हम लोग करेंगे। चलिए हटाते इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखेंगे the density of a gas at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is D. Okay भाई, कॉमा at what temperature its density become 0.75 D keeping pressure constant. Keeping pressure constant. ओके, आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा, आप बस सिर्फ देखेंगे। चलिए सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन जो है वो डेंसिटी के टर्म्स में है, तो इक्वेशन कौन सा लिखना है? पीवी इक्वल टू डीआरटी वाला यूज होगा। ठीक, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। आओ देखें। सवाल ने आपसे बोला हमारे पास कोई गैस है जिसका बेटा 27 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर डेंसिटी है डी। इन्होंने पूछा हम टेम्परेचर क्या कर दें, हम टेम्परेचर क्या कर दें कि इसकी डेंसिटी हो जाए 0.75 डी कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। मतलब प्रेशर क्या रहा? 1 एटमॉस्फेयर। हमारे स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें, तुमने गैस को फिक्स रखा है, मतलब मोल कांस्टेंट हो गए, और तुमने प्रेशर को भी क्या रखा है? फिक्स रखा है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं लिख सकता यूजिंग पीएम बराबर डी आर टी? सुना मेरी बात? गैस फिक्स है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफकोर्स फिक्स होगा, प्रेशर तुमने फिक्स रखा है, आर तो हमेशा से फिक्स होता है। तो आप बताइए बेटा, आप बताइए बेटा, आपकी क्वेश्चन क्या बनेगी? डेंसिटी इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब D1 T1 बराबर D2 T2। आप एक सिचुएशन को सिचुएशन 1 मान लीजिए और एक को सिचुएशन 2 मान लीजिए। D1 D T1 हम लोग हमेशा केल्विन में रखते, ध्यान रखिए ये सेल्सियस में दिया गया है, तो 273 जोड़ेंगे 300। D2 हो गया है 0.75 D और T2 आपको निकालना है।
T2 आपको निकालना है। आप आइए सॉल्व कर लेते हैं। D से D कट गया तो आपका यहां से T2 आ गया 400 केल्विन। ध्यान रखिए आपने कैपिटल T निकाला है और कैपिटल T का मतलब है केल्विन में आंसर आएगा। अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि डिग्री सेल्सियस में बताइए तो आपका आंसर यहां से केल्विन में आता, आप इसमें से 273 घटा देते तो सेल्सियस में आपका आंसर आ जाता T2 बराबर 127 डिग्री सेल्सियस। वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर आपके। वो केल्विन वाला आंसर आया है, कैपिटल T2 आया है, और ये डिग्री सेल्सियस वाला आया है, स्मॉल T2 आया। ओके, तो ये देखिए PM बराबर DRT पर एक बढ़िया सा सवाल आप लोगों ने किया। गैस को फिक्स रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट है, R हमेशा कांस्टेंट होता है, तो D1 T1 बराबर D2 T2 बन गया। वैल्यू रखिए, T2 की वैल्यू आ गई। ओके, चलिए आइडियल गैस इक्वेशन आपने खत्म किया, दैट इज PV इक्वल टू nRT और PM इक्वल टू DRT। इस प्रकार से खत्म होता है। आई इसके बाद मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने अभी बोला था कि हम लोगों का जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये 3 लॉ पर आधारित है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एमंटन्स लॉ। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिए, इधर देखो सब लोग, मैं इसको हटाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट आपको और पढ़ाना चाहूंगा। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल दिया है इस पर, एक्सपेल्ड आउट। एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन दिया है एक्सपेल्ड आउट। क्या होता है ये एक्सपेल्ड आउट, आइए समझते हैं। देखिए, पेन बंद करके आराम से आप इसको देखिए। क्या, सुन लो बेटा, मान लो बेटा हमारे पास एक ओपन बीकर है जिसमें कोई गैस भरी है। ऑफ कोर्स ये अपने वॉल्यूम V1 के बराबर ही गैस को रोक पाएगा, और मान लीजिए इसके मोल्स हैं N1 और इस समय इसका टेम्परेचर है T1। मैंने क्या किया बेटा, इस बर्तन को गर्म किया। गर्म करने का मतलब हमने इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया। आपको मालूम है PV इक्वल टू nRT से अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, सुनना। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल को एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को लेकर वो और तेजी से रैंडम मोशन करने लगते हैं, उनके बीच की दूरी और बढ़ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। T1 टेम्परेचर पर 2 गैस के पार्टिकल ऐसे थे और T2 टेम्परेचर पर 2 गैस के पार्टिकल ऐसे हो गए। मतलब यही कहलाता है एक्सपेंशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई एक बात बताओ, एक कंटेनर में 2 मोल ऑक्सीजन गैस भरी थी, तुम इस कंटेनर को गर्म कर दो तो क्या ऑक्सीजन 2 से 4 मोल हो जाएगी क्या? नहीं मेरे भाई, उसका एनर्जी बढ़ेगा।
अगर कंटेनर ओपन है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन गैस तो 2 ही मोल रहेगी। हम गर्म या ठंडा करके किसी के अमाउंट को नहीं बढ़ा सकते। वॉल्यूम को ज्यादा या कम किया जा सकता है, लेकिन अमाउंट को ज्यादा या कम ठंडा या गर्म करके नहीं किया जा सकता। ओके, सुनना, जब आपने इसको गर्म किया तो नो डाउट इसमें एक्सपेंशन हुआ, ये गैस के पार्टिकल दूर दूर हो गए, और दूर दूर होने के कारण माना इसका वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो गया। कितना हो गया बेटा? V2 हो गया। समझना, चूंकि बेटा कंटेनर की जो औकात है वो V1 वॉल्यूम को रखने की है, गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ये बर्तन को छोड़कर बाहर निकल आएगा। हां बेटा, इसी को कहते हैं एक्सपेल्ड आउट। बेटा बोलो, क्या कहते हैं? एक्सपेल्ड आउट। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं एक्सपेल्ड आउट। अगर आपसे सवाल आए एक्सपेल्ड आउट वॉल्यूम, तो ऑफ कोर्स बाद वाला वॉल्यूम V2, औकात थी उसकी V1, तो V2 माइनस V1 के बराबर बाहर चला गया। इसी को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा V। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है एक्सपेल्ड आउट अमाउंट। आप जब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुन, देखो बेटा इसमें कोई संदेह नहीं है कि गर्म करने पर अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क क्या पड़ रहा, जरा समझना, अच्छा लगेगा समझना। मान लो हमने N1 की वैल्यू 5 मोल है। कितने? 5 मोल। T1 टेम्परेचर पर ये 5 मोल इस बर्तन में घूम रहा था। 5 मोल, अच्छा, मतलब ये 5 मोल जो था, मतलब ये 5 मोल जो था वो V1 वॉल्यूम में फैला हुआ था। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये गैस दूर दूर हो गया, तो अब ये जो 5 मोल है वो V2 वॉल्यूम में फैल गया। रहेगा तो मेरे भाई 5 ही मोल ना। पहले 5 मोल V1 वॉल्यूम में था, फिर 5 मोल V2 वॉल्यूम में हो गया। तो जब ये 5 मोल V2 वॉल्यूम में फैला, तो जब थोड़ी सी गैस बाहर गई तो जाहिर सी बात है थोड़े से मोल्स भी बाहर जाएंगे। तो बर्तन में जो बाद में मोल बचेंगे वो पहले की तुलना में कम बचेंगे। यही कारण है कि N2 जो होता है, N2 जो होता है इट इज लेस देन N1। मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहां पर N2 और N1 अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर को डिनोट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? N1 एंड N2 आर मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन कंटेनर। ओवरऑल अमाउंट तो पहले 5 मोल था, तो गर्म करने के बाद भी 5 ही मोल रहेगा। फर्क बस ये पड़ेगा, पहले 5 मोल V1 वॉल्यूम में फैला था, 5 का 5 बर्तन के अंदर था। गर्म करने पर ये 5 मोल V2 वॉल्यूम में फैल गया, तो हो सकता है 3 मोल बर्तन के अंदर हो, 2 मोल बर्तन के बाहर हो, और ये 2 मोल निकलकर बाहर चला गया। तो बर्तन में कितने मोल बचे? 3। इसी 3 को कह रहे हैं हम N2। तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक्सपेल्ड आउट वॉल्यूम पूछते हैं तो V2 माइनस V1 करते हैं, और जब एक्सपेल्ड आउट अमाउंट पूछते हैं तो N1 माइनस N2 करते हैं। बच्चे बहुत गलती करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए,
चेंज जब भी निकाला जाता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करके निकालते हैं। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करके निकालते हैं। वॉल्यूम में V2 बड़ा है, लेकिन अमाउंट प्रेजेंट इन कंटेनर में N1 बड़ा है, क्योंकि पहले 5 मोल था कंटेनर के अंदर, बाद में कुछ मोल निकल गए तो मोल कितने बचे? कम। तो N2 की वैल्यू छोटी होगी, तो N1 माइनस N2। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं मेरे छात्रों को एक्सपेल्ड आउट समझ में आया हो। एक्सपेल्ड आउट आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए, आगे बढ़े बेटा। आइए अब आपको हम कुछ समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। थीम आपकी क्लियर हो चुकी है। देखो, 2 सवाल अलग अलग बनते हैं। या तो एक्सपेल्ड आउट वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा, या फिर एक्सपेल्ड आउट अमाउंट आपसे पूछा जाएगा। वॉल्यूम पूछा जाए तो इसको भूल जाना, और ये पूछा जाए तो वॉल्यूम को भूल जाना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक्सपेल्ड आउट किसके कारण हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने के कारण हो रहा है। कारण तो दूसरा भी हो सकता था, हम प्रेशर कम कर दे तो भी एक्सपेल्ड आउट हो सकता था, बट मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ही आते हैं। तो इसी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक, सुनना, हटाएं इसको। ये पिक्चर आपकी क्लियर हो चुकी है मेरे ख्याल से। देखना, जैसे मान लो हमने आपसे एक सवाल पूछा। ये सवाल करते हैं। सवाल पूछा, एक्सपेल्ड आउट की थीम क्लियर हो चुकी है। अब एक्सपेल्ड आउट पर एक छोटा सा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। ए 500 ml vessel is heated from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. Full stop. Calculate expelled out volume. देखिए, सबसे पहले आप थीम समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ओपन बर्तन है जिसकी कैपेसिटी 500 ml की होगी। V1 कितना है? 500। टेम्परेचर कितना है? 27। हमने इसको 27 से गर्म करके 37 डिग्री तक गर्म किया, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा वो बाहर निकल जाएगा। दैट इज V2 माइनस V1। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेल्ड आउट अमाउंट वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, सब ध्यान दो सब लोग, V1 दिया है 500 ml, कंटेनर का वॉल्यूम ही V1 मान लेते हैं। T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, और एक्सपेल्ड आउट वॉल्यूम आपसे पूछा। वेरी सिंपल, यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। फिर वही बात, जो चीज कांस्टेंट उनको हटाओ। देखो देखो बेटा, आपने टेम्परेचर को चेंज किया है, वेसल ओपन है, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, गैस का अमाउंट क्या रहेगा? ओवरऑल कांस्टेंट। आर बोलो कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। एम राइट? यही तो बनेगा। हमें निकालना है डेल्टा V।
डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1 हमें निकालना है और V2 हमें मालूम नहीं है। अब सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं V2 अपॉन V1 बराबर T2 अपॉन T1। बोला V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2, तो V2 अपॉन T1 बराबर T2 अपॉन T1। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं, एम राइट। हमें निकालना है V2 माइनस V1। तो अगर मैं इधर से -1 करूं और इधर भी -1 करूं तो जाहिर सी बात है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो जगह कम पड़ रही है। V2 माइनस V1 अपॉन V1 बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T1। V2 माइनस V1 डेल्टा V आपको निकालना है। V1 की वैल्यू 500, T2 37 में 273 जोड़ोगे, T1 27 में 273 जोड़ोगे अपॉन T1 30। सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा V बराबर आएगा 50/3 ml। दिस इज योर आंसर। ओके राइट बेटा, लिखो इसको। हेलो, हाँ बेटा बताओ। बेटा जरा अभी हम क्लास ले लें, फिर थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कितने आराम से हमने काम किया। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ये कैसे क्या कर रहे हो, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। बेटा बड़ा नहीं है, ये तुम्हें लग रहा है बड़ा। अगर अपन ये चीज नहीं कर पा रहे हैं कि इसको पलट देंगे तभी तो ये आएगा। तो आप बताओ भाई अपन को चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1। हमें चाहिए है V2 माइनस V1। प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा। V2 माइनस V1 तभी आ सकता है अगर यहां से 1 को माइनस करें और यहां से 1 को माइनस करें। तो V2 माइनस V1 अपॉन V1 बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T1। ओके, अब तुम लोग एक क्वेश्चन हमसे ये कर सकते थे, सर V2 माइनस V1 तो हम ऐसे भी ला सकते हैं, यहां पर 1 में से इसको घटा दें, यहां पर 1 में से इसको घटा दें। बात तो सही है, तो भी V2 माइनस V1 आ जाएगा, लेकिन नीचे बचेगा V2। क्या तुम्हें क्वेश्चन में V2 मालूम है? नहीं मालूम। अबे अगर V2 मालूम होता तो V2 माइनस V1 करके सीधे हम डेल्टा V नहीं निकाल देते। इसका मतलब ही ये है कि हम लोगों को V2 को भी हटाना है, हमें अपना आंसर V1 के टर्म्स में चाहिए है। इसलिए मैंने इसकी पलटी मारकर इसको ऐसे किया और यहां से सॉल्व करके अपना फार्मूला निकाला। ओके बेटा, क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मेरे पास इसके ऊपर एक सवाल और भी है, चलिए वो सवाल भी कराते हैं आपको, वो सवाल भी आपको करवाते हैं। आइए देखते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है। आइए एक सवाल और मेरे पास है, वो भी करते हैं। सवाल लिखेंगे, एन ओपन वेसल at 27 degrees Celsius is heated so that 3/5 part of gas या air expelled out
फुल स्टॉप। कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर। देखिए बेटा, फिर जरा सवाल को आप समझिए। सवाल कह रहा हमारे पास एक ओपन वेसल है जो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। अच्छा भाई, बताइए इसको किस टेम्परेचर तक हम गर्म करें। जब गर्म करोगे तो एक्सपेंशन होगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो बाहर चला जाएगा। तो 3/5 पार्ट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट। समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात। 3/5 पार्ट। देखिए बेटा, पार्ट का मतलब होता है फ्रैक्शन। आपसे बोला गया 3/5 फ्रैक्शन एक्सपेल्ड आउट, तो एक्चुअली बेटा दिस इज एक्सपेल्ड आउट अमाउंट। और तुमने अभी अभी वॉल्यूमेट्रिक पढ़ी है, अगर किसी चीज में इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है फ्रैक्शन। तो 3/5 फ्रैक्शन दिया गया, मतलब डेल्टा n बाई n1 आपको दिया गया है 3/5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट। डेल्टा एन इज व्हाट? अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, और उसमें अगर इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट आ गया, जो आपको दिया गया है 3/5। वॉल्यूम वाला फार्मूला डेल्टा वी, अगर वॉल्यूम पूछते तो वो लगाते, वॉल्यूम नहीं बोला गया तो हम लोग अमाउंट वाले से काम करते हैं। वॉल्यूम डेल्टा वी तभी यूज करेंगे जब वॉल्यूम बोला जाए, नहीं बोला गया तो हम लोग सीधे अमाउंट वाला यूज करेंगे। अब देखना अगेन, यूजिंग पीवी इक्वल टू एनआर। अब वही लगाओ, वही दिमाग लगाओ। ओपन वेसल है, पी कांस्टेंट, अमाउंट को लेके चल रहे हैं तो वी हटा दो, वी हटा दिया, आर हटा दिया, तो हमारा क्या बन गया? N1T1 बराबर N2T2। दिमाग से सोचिएगा, दिमाग से। अब यहां पर N1 और N2 क्या है? यहां पर N1 और N2 है कंटेनर के अंदर जो अमाउंट उपस्थित है वो। हमें चाहिए डेल्टा N, दैट इज N1 माइनस N2, और नीचे चाहिए हमको N1। अब देखो, नीचे चाहिए N1, तो N1 को इधर ले आओ, T2 को इधर ले जाओ। लिख दिया। हमें चाहिए N1 माइनस N2, 1 से माइनस, 1 से माइनस, तो ये आ गया T2 माइनस T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस N2 अपॉन N1। T2 अपन को निकालना है, कैपिटल T निकालोगे तो केल्विन में आएगा। T1 27 प्लस 273 300, T2 निकालना है। डेल्टा N बाई N1 इज 3/5। इज इट क्लियर? सॉल्व कर लीजिए। 5T2 माइनस 1500 बराबर 3T2, तो T2 बराबर 750 केल्विन। चाहे आप बोल दो 750 केल्विन या 273 घटा दो तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, दोनों ही सेम आंसर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सपेल्ड आउट केस भी
समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एक्सपेल्ड आउट पर। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाइए, जो चीज कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, अपनी चीज को पकड़कर रीअरेंज करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके बेटा, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगा, हटा दो इसको। एक छोटा सा पॉइंट बेटा मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगा, जिसका नाम है aqueous टेंशन। What is aqueous tension? Nothing. It is simple. Pressure due to water vapor. वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसे बेटा हम लोग कहते हैं aqueous टेंशन। आइए थोड़ा आपको बता दें, समझेंगे जरा। ये मान लो कोई ट्यूब है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। हमने लेबोरेटरी में कोई गैस बनाई और उस गैस को इस वाटर के ऊपर कलेक्ट करवाया। गैस को हम लोग वाटर के ऊपर क्या करवा रहे हैं, कलेक्ट करवा रहे हैं। क्या हुआ, ये गैस गई और पानी में तैरते हुए ऊपर आ गई। ठीक, जब ये गैस पानी में तैरते हुए ऊपर आती है तो गैस के साथ साथ कुछ वाटर वेपर भी आ जाता है, जिसके कारण हम लोग जो यहां पर गैस का प्रेशर नापते हैं वो एक्चुअली में गैस का प्रेशर नहीं होता, वो गैस प्लस वाटर वेपर का प्रेशर होता है। और वाटर वेपर के इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं aqueous टेंशन। तो व्हाट इज aqueous टेंशन? प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड aqueous टेंशन। ठीक, मेरी बात सुनिएगा। अगर गैसियस स्टेट का कोई सवाल हो और सवाल के आखिरी में आपको aqueous टेंशन दिया जा रहा हो तो तुरंत समझ जाना कि उस aqueous टेंशन को हम टोटल प्रेशर से माइनस करेंगे, फिर हमारे पास आएगा गैस का प्रेशर, और इस गैस के प्रेशर को आप यूज करोगे इन आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन में टोटल प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग हमेशा गैस के प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं, जो कैसे निकाला जाएगा, टोटल प्रेशर गिवन इन क्वेश्चन माइनस aqueous टेंशन गिवन इन क्वेश्चन। तो गैस का प्रेशर आएगा जिसको पीवी बराबर एनआरटी में आप यूज करेंगे, तो जो निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द aqueous टेंशन। प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड aqueous टेंशन। अगर किसी क्वेश्चन में aqueous टेंशन दिया जाए तो उस aqueous टेंशन को टोटल प्रेशर से माइनस करेंगे तो गैस का प्रेशर आएगा, जिसको आइडियल गैस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, चलिए आइए बेटा, आप लोगों ने आज आइडियल गैस इक्वेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सपेल्ड आउट केस और aqueous टेंशन को खत्म किया। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन 3 लॉ पर आधारित है, बॉयल, चार्ल्स और एमंटन्स। तो आइए 1 बाय 1 सारे लॉ पढ़ें। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। देखिए, देखो बेटा,
सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, बॉयल हो, चॉल्स हो या एमंटन्स हो, इन तीनों लॉ में हम लोग गैस और उसके मास को फिक्स रखते हैं। मतलब इन तीनों लॉ में एक लाइन कॉमन है, फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस। और तुमने अभी अभी लगभग आधे घंटे पहले हमसे पढ़ा था कि फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस का मतलब होता है मोल्स क्या हो गए, कांस्टेंट। साथ ही साथ इन तीनों लॉ में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को और कांस्टेंट कर देते हैं, आइदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जैसे बॉयल ने क्या किया, बॉयल ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। हम ऐसे याद करवाते हैं बच्चों को, बॉयल ने अपने नाम को कांस्टेंट कर दिया। बॉयल मतलब उबालना, उबालना मतलब टेम्परेचर, तो बॉयल ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक, अब समझना, मैंने बोला था कि हम लोग कुछ भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो कैसे, मान लो कोई तुमसे कहे कि बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट बताओ, तो पोरवाल जी ने तो स्टेटमेंट लिखवाया ही नहीं। अरे जरूरत ही नहीं है। देखो जरा, तुमने क्या किया, कुन्ने में जाकर आइडियल गैस इक्वेशन को लिखा और धीरे से जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको काट दिया। बेकार बेकार बेकार, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लो, आपके बॉयल्स का स्टेटमेंट आ गया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब तुम्हें सामने वाले को उल्लू बनाना था, तो कैसे उल्लू बनाएंगे देखना। व्हाट इज बॉयल्स लॉ, क्या बोलेंगे, सुनना। फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस at constant temperature, the product of pressure and volume is a constant. This law is called Boyle's law. हमने तो कुछ भी याद नहीं किया, लेकिन हमने वो सब कुछ बता दिया जो दूसरे लोग याद करके बताते। For given mass of a gas at constant temperature, the product of pressure and volume is a constant. This is called Boyle's statement. Okay. Boyle's law पर एक छोटी सी बात और आपके एग्जाम में पूछी गई है, on differentiation. अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है। आपने शायद पढ़ा हो, फिजिक्स वाले अध्यापक ने आपको शुरू में पढ़ाया होगा। एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो P dV बराबर माइनस का V dP। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, dP को उधर ले जाए, dV को इधर ले जाए, P बाई dP इक्वल टू माइनस का V बाई dV। आप बॉयल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बॉयल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, P बाई dP इक्वल टू माइनस का V बाई dV। कुछ भी याद नहीं करना, ध्यान रखिएगा। आपने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा, कांस्टेंटों को हटाया,
आपका इक्वेशन बन गया। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट, और कांस्टेंट का होता है 0, रीअरेंज कर दिया, इस प्रकार से लिख दिया। हम लोग बॉयल के बारे में एक फार्मूला और भी बना सकते हैं, आइए देखते हैं, कंटिन्यू करिएगा। लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए हटा ही देता हूं इसको। आपने ये कैसे बनाया, आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, कांस्टेंटों को हटाया, बॉयल्स का स्टेटमेंट बन गया। और देखो क्या कर सकते हैं, हमारे छात्र जानते हैं पीएम बराबर DRT, ये भी तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। आपने इससे भी क्या किया, कांस्टेंटों को हटाया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, टेम्परेचर बॉयल्स ने कर दिया कांस्टेंट। देखो क्या आया, प्रेशर अपॉन डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब क्या तुम बॉयल का दूसरा स्टेटमेंट ऐसे नहीं बोल सकते हो, फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी इज ए कांस्टेंट। क्या ये नहीं बोल सकते, बोल सकते। प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, हम बिल्कुल बोल सकते हैं। बॉयल की इस स्टेटमेंट से हमारे छात्रों को एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पर गैस का डेंसिटी ज्यादा, मतलब गैस के मॉलिक्यूल पास पास। जहां पे प्रेशर कम, गैस का डेंसिटी कम, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर। समझिएगा, समझिएगा, ये अर्थ है। और बड़ा ऊंचा सा एक पहाड़ है, समझना। अर्थ पर प्रेशर, अर्थ का मतलब सी लेवल, अर्थ का मतलब सी लेवल। प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो 0.8 एटमॉस्फेयर। अच्छा समझना मेरी बात। अब जहां पर प्रेशर ज्यादा है, मतलब यहां पर जो एयर होगी वो काफी डेंस होगी। ये देखिए, मतलब एयर के जो पार्टिकल हैं काफी पास पास होंगे। और जब माउंटेन पर ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे प्रेशर कम हो जाएगा वैसे वैसे गैस के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोचो जरा, एक आदमी जो सी लेवल पे खड़ा है, जब वो एक बार सांस लेगा, चूंकि गैस के पार्टिकल पास पास थे तो ज्यादा एयर उसके लंग्स में पहुंच गई। और जब वही आदमी माउंटेन पे खड़ा होकर वहां पे सांस लेगा तो जाहिर सी बात है, चूंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो एक बार सांस लेने पर उतनी एयर लंग्स में नहीं पहुंचेगी जितनी यहां पर पहुंच रही थी, जिसके कारण उस आदमी को जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। यस, इसी को हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। बोलो क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। कभी कभी सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होने लगती है कि सर दर्द करने लगता है, इंसान को बेहोशी आने लगती है। इसीलिए जो लोग पहाड़ों में, माउंटेन में चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं।
ताकि अगर डेंसिटी बहुत कम हो जाए और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगे तो वो मास्क लगा के आराम से जिंदा रह सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। तो इसको मैं ऐसे लिखवाना चाहूंगा, इसको मैं लिखना चाहूंगा 10 ऑन गोइंग अप इन माउंटेन on going up in a mountain जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। दस ऑन गोइंग अप इन ए माउंटेन ए पर्सन सफर्स इन ब्रीथिंग। called altitude sickness। Thus, on going up in a mountain, a person suffers in breathing called altitude sickness। तो आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन आ सकता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस इज द एप्लीकेशन ऑफ, आप धीरे से बोल देना, बॉयल्स लॉ। ओके, या इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या कि एयर एट सी लेवल इज डेंस। समुद्री लेवल पर जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा। हां, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं कि एयर एट सी लेवल इज डेंस। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बॉयल्स लॉ समझ में आया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक बार पीवी बराबर कांस्टेंट आया और एक बार P अपॉन डी बराबर कांस्टेंट आया। ओके बेटा, चलिए बॉयल्स लॉ में इतना पढ़ने के बाद मैं आपको बॉयल्स लॉ को लेकर एक ग्राफ प्लॉट कराना चाहूंगा। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको लिख लीजिए। हरा दे बेटा। आइए ग्राफ की बात करेंगे। मैं दो ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। प्रेशर वर्सेस 1 वॉल्यूम, और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। देखिए, ऑफ कोर्स मैं बॉयल्स लॉ में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है, कांस्टेंट। देखिए बहुत ही सिंपल है ग्राफ प्लॉट करना। पीवी बराबर एनआरटी, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, तो P बराबर एनआरटी अपॉन वी, यही तो है, समझना। तुमने P को क्या माना है, Y, और 1 अपॉन वी को क्या माना है, X। तो Y बराबर mx। दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो आप देखिए इसका ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। आप ऐसा खींच दो, आप ऐसे खींच दो, आएगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऊपर नीचे कर सकते हो वो अलग बात है, लेकिन ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से ही स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन होगा।
आपके सामने प्रेशर को वाई एक्सिस पे रखा है, जिसको वाई पे रखते हैं उसको बराबर के लेफ्ट में अकेला रखते हैं और बाकी पूरी दुनियादारी को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो v को उस तरफ ले गए 1/v, तो p बराबर nRT इंटू 1/v, ये हो गया y, 1/v को माना है x, x के मल्टीपल में होता है m, तो y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अच्छा समझना बेटा, अंतर सिर्फ क्या है, इन दोनों ग्राफ दोनों सही है, अंतर बस इतना है एक का स्लोप कम है θ1 और एक का स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब एंगल, इसका एंगल मान लो 30 डिग्री का है, इसका एंगल मान लो 50 डिग्री का है, तो एंगल में अंतर है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर खींची है और ये स्ट्रेट लाइन किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर खींची है, तो बताइए T1 और T2 में बड़ा कौन और छोटा कौन। बहुत ही इजी है, देखिए स्लोप किसके बराबर है, nRT के, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर भी होगा ज्यादा। वेरी सिंपल। आप देखो ये वाला स्लोप बड़ा है लगभग 50 डिग्री, ये वाला स्लोप छोटा है लगभग 30 डिग्री, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, आराम सॉल्व किया। स्लोप टेम्परेचर के डायरेक्टली है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। एक तो मेरे भाई ये हो गया। एक सवाल वो वाला करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में खींचना है, बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी बराबर nRT, v को उधर ले जाओ। अब समझना, तुमने p को y माना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी बना था, लेकिन यहां पर आपने x माना था 1/v को और यहां पर आपने x माना है सिर्फ v को, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है जब दोनों वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दोनों वेरिएबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा और दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घटेगा, तब ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर जो ग्राफ आएगा ऐसा आएगा, चाहे आप मान लो ये किसी टेम्परेचर T1 पर है और ये किसी टेम्परेचर T2 पर है। ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आना है। प्रेशर को कम करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। हां, अलग अलग इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं, ये अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचरों पर आपने बनाए होंगे। जैसे ये अलग ग्राफ आपने अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया तो स्लोप बदल गया, ये भी आपने अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया तो स्लोप बदल गया। बस ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। अब मान लो बेटा, जैसे यहां पे सवाल आया कि T1 और T2 में बड़ा कौन, यहां पे सवाल आ जाए कि T1 और T2 में बड़ा कौन, तो पहले समझा दे रहे। देखो देखो बेटा, हम लोग कैसे करते हैं समझिएगा मेरी बात। दोनों वेरिएबल इनवर्सली रिलेटेड है, चूंकि इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट करेंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट। कैसे? मान लो हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, हमने एक लाइन ऐसी खींच दी, प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट। आप देखिए इसका वॉल्यूम है T2 माना है तो V2 कर लो, और इसका वॉल्यूम है V1। प्रेशर इसके लिए भी इतना है, प्रेशर इसके लिए भी इतना है, तो प्रेशर क्या कर दिया? कांस्टेंट। अब देखना T2 पर
V2 है और T1 पर V1 है। ध्यान दो, T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम में V2 जो छोटा है और T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम में V1 जो बड़ा है। आपको मालूम है टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली होता है, जिसका वॉल्यूम छोटा उसका टेम्परेचर होगा छोटा और जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका टेम्परेचर होगा बड़ा। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, आप हमने ऐसी लकीर खींचा तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखा, जिसका वॉल्यूम छोटा उसका टेम्परेचर छोटा, जिसका वॉल्यूम बड़ा उसका टेम्परेचर बड़ा। आप लकीर ऐसे खींच देते तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता, प्रेशर चेंज हो जाता, तब भी रिजल्ट यही आता। तो जब कभी दो वेरिएबल इनवर्सली होते हैं और उनके टेम्परेचर्स में रिलेशन पूछा जाए तो किसी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर देते हैं लकीर खींच के। ओके, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये बॉयल्स लॉ क्या होता है, खत्म होता है। ग्राफ समझ में आया? बॉयल्स लॉ पर एक छोटा सा पॉइंट हम आपको और पढ़ाना चाहेंगे। बॉयल्स लॉ पर आप इतना ग्राफ बना लीजिए। बॉयल्स लॉ खत्म हो गया है, आपने इक्वेशन पढ़ी है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P अपॉन D इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एल्टीट्यूड सिकनेस। ये सारी चीजें कहां पे पढ़ी आपने? बॉयल्स लॉ में पढ़ी। दो ग्राफ भी आप लोगों ने देखे, उम्मीद करते हैं ग्राफ समझ में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, कौन सा टेम्परेचर छोटा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसको यहीं पर रखते हैं। हम लोग इसको आज यहीं पर रखेंगे। इसके आगे बॉयल्स लॉ पर एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, फिर हम लोग पढ़ेंगे चॉल्स लॉ, एमल्टन्स लॉ, खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम लोग डाल्टन्स लॉ भी आराम से खत्म कर लेंगे और हो सकता है ग्रेहम्स लॉ भी खत्म कर लें। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, कल वाली क्लास में आपके पास कम से कम बेटा 70-80 न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का लोड आ जाएगा कल, आप ये समझ लो। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कल इसके आगे पढ़ाएंगे और आपको सीट देंगे, 70-80 क्वेश्चंस इसमें आपको लगाने होंगे। HW के नाम पर 7 दिनों का HW सभी बच्चों के पास है। 29 तारीख को टेस्ट है, इसलिए IUPAC आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म अपने हिसाब से 7 दिनों का शेड्यूल बनाना है। कब ये खत्म करेंगे, कब सवाल लगाएंगे, कब ये खत्म करेंगे, कब सवाल लगाएंगे, कब ये खत्म करेंगे, कब सवाल लगाएंगे। जो बच्चे न्यूली ज्वाइंड हैं उनके पास SW क्या है कि वो 28 तारीख तक आइसोमेरिज्म पूरा खत्म कर लें। करंट टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे हैं। पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।